जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। आज मैं लेकर आया हूं आर्मी जीडी एग्जाम के अंदर आने वाले जीके साइंस मैथ और रीजनिंग के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का एक मॉडल पेपर, जिसके अंदर हम पूरे 50 क्वेश्चन लाए हैं। तो अगर आप भी इंडियन आर्मी के एग्जाम की तैयारी करते हो तो ये पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। नए हो हमारे यूट्यूब चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। अपना पहला पार्ट है सामान्य ज्ञान का, और सामान्य ज्ञान का पहला क्वेश्चन है कि आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 की विजेता टीम कौन सी है। ठीक है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ये जनवरी में और फरवरी में ये वर्ल्ड कप हुआ था, और इसका विजेता देश कौन है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं: बांग्लादेश, भारत, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज। ठीक है, तो आईसीसी का जो अंडर 19 वर्ल्ड कप है उसको भारत ने टोटल 5वीं बार जीता है। ठीक है, तो 2022 के वर्ल्ड कप का विजेता कौन है? भारत। ठीक है, भारत ने ये वर्ल्ड कप इंग्लैंड को हरा कर जीता था। ठीक है, और इस वर्ल्ड कप का आयोजन वेस्ट इंडीज़ के अंदर हुआ था, और बांग्लादेश इस वर्ल्ड कप का जो गत विजेता है। ठीक है, इससे पहले जो 2020 का वर्ल्ड कप है वो बांग्लादेश ने जीता था, और ये वर्ल्ड कप हर 2 साल में एक बार होता है। भारत 5 बार इस टाइटल को जीत चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं: अस्त्र मिसाइल, मैत्री मिसाइल, नाग या फिर निर्भय। ठीक है, तो इनमें से कौन सी मिसाइल है जो हवा से हवा में मार करती है? तो ए ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर होगा, अस्त्र मिसाइल। ठीक है, जबकि मैत्री ये सतह से, ठीक है, सतह से हवा में मार करने वाली कम दूरी की मिसाइल है। नाग एक टैंक भेदी मिसाइल है। ठीक है, और जबकि निर्भय एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि गालवान घाटी कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं: जम्मू कश्मीर, लेह, लद्दाख या फिर अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो गालवान घाटी वही घाटी है जहाँ पर 2020 के अंदर, मई जून 2020 के अंदर भारत और चीन के बीच में विवाद हुआ था, और ये घाटी लद्दाख जो भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि केंद्रीय रक्षा बलों का सर्वोच्च कमान किसके पास होती है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं: रक्षा मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर सेनाध्यक्ष। ठीक है, तो जो सेंट्रल डिफेंस फोर्स होती है उसका जो सर्वोच्च होता है, ठीक है, वो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर होगा। ठीक है, इसको सर्वोच्च सेनापति भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि भारत में वर्तमान नौसेना अध्यक्ष कौन है। ठीक है, अभी करंट टाइम में इंडिया के नेवी चीफ कौन है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं: एडमिरल सुनील लांबा, एडमिरल करमवीर सिंह, एडमिरल आर हरि कुमार या फिर एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी। ठीक है, तो वर्तमान समय में जो भारत के नौसेना अध्यक्ष जिनको एडमिरल कहा जाता है वो है एडमिरल आर हरि कुमार। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर होगा। इन्होंने करमवीर सिंह की जगह या उनका पद ग्रहण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि गुणसूत्रों में पाया जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ को क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन दे रखे हैं: जीनोम, सिट्रॉन, म्यूटोन या फिर रेकॉन। ठीक है, तो गुणसूत्रों में जो आनुवंशिक पदार्थ पाए जाते हैं उनको जीनोम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं: हेमांग अमीन, जय शाह, राजीव शुक्ल या फिर सौरभ गांगुली। ठीक है, तो वर्तमान समय में बीसीसीआई जो भारत की क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड संस्था है उनके अध्यक्ष है पूर्व भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली। ठीक है, जबकि हेमांग अमीन बीसीसीआई के सीईओ है। ठीक है, जय शाह बीसीसीआई के सचिव है। ठीक है, और राजीव शुक्ला बीसीसीआई के उपाध्यक्ष है। ठीक है, अध्यक्ष सौरभ गांगुली है और उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं: लेटराइट मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी या फिर जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, तो इनमें से कौन सी मिट्टी है जो कपास के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? तो सी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर होगा, काली मिट्टी। अगला सवाल है अपना कि आनेमलाई बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं: ओडिशा, तमिलनाडु, मिजोरम और केरल। ठीक है, तो इनमें से आनेमलाई बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो बी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर होगा, तमिलनाडु में। ठीक है, इनका इस बाघ अभ्यारण्य का पहले इंदिरा गांधी अभ्यारण्य नाम था। अगला सवाल है अपना कि कन्नौज किस नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं: गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, तुंगभद्रा नदी या फिर झेलम नदी। ठीक है,
तो इनमें से किस शहर के तट पर गंगा नदी स्थित है? ठीक है, तो ए ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा, गंगा नदी के तट पर कन्नौज शहर स्थित है। अगला सवाल है आपका कि वियतनाम की राजधानी क्या है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कुआलालंपुर, उलान बटोर, हनोई या फिर बैंकॉक। ठीक है, तो इनमें से कौन सा शहर है जो वियतनाम की वर्तमान में राजधानी है? तो सी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा, हनोई। ठीक है, जबकि मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर, ठीक है, मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर और थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। अगला क्वेश्चन है अपना कि भारत का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या फिर चेन्नई। ठीक है, तो इनमें से भारत का सबसे अधिक आबादी वाले शहर कौन सा है? तो बी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर होगा, मुंबई। ठीक है, ये महाराष्ट्र की राजधानी है। और अगर भारत में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य पूछे, ठीक है, तो सबसे अधिक आबादी उत्तर प्रदेश की है। अगला क्वेश्चन अपना कि रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जकार्ता, लंदन, जिनेवा या फिर मनीला। ठीक है, तो रेड क्रॉस एक डॉक्टरी संस्था है जिसके संस्थापक हेनरी डुनॉट थे और इसका जो हेडक्वार्टर है वो सिटी ऑफ हेडक्वार्टर में है, यानी एक ऐसा शहर जहां पर विश्व की जो सबसे बड़े संगठन है उनका हेडक्वार्टर है वो है जिनेवा। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर होगा। अब नोट करना कि जिनेवा के अंदर किन किन संस्थाओं के जो हेडक्वार्टर है वो। ठीक है, तो सबसे पहला आता है इसके अंदर GATT, ठीक है, जिसको गेट कहा जाता है। गेट का हेडक्वार्टर जिनेवा के अंदर स्थित है। सेकंड नंबर पे आता है इसमें रेड क्रॉस, ठीक है, और थर्ड नंबर पे आता है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको विश्व व्यापार संगठन कहा जाता है हिंदी में। ठीक है, फोर्थ पे आता है अपने पास WCC, ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज। ठीक है, उसके बाद आता है EEC, ठीक है, EEC का जो फुल फॉर्म होती है वो है यूरोपियन एनर्जी या फिर एनर्जी कॉरपोरेशन या फिर यूरोपियन ऊर्जा आयोग। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर भी जिनेवा में है। ठीक है, इसके बाद आता है अपने पास UNHCR, ठीक है, संयुक्त राष्ट्रीय शरणार्थी उच्चायोग, इसका हेडक्वार्टर भी जिनेवा में है। इसके बाद आता है अपने पास UNCTAD, ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन। ठीक है, उसके बाद आता है अपने पास ECM, यूरोपियन कॉमन मार्केट, इसका हेडक्वार्टर भी जिनेवा के अंदर है। इसके अलावा ECTA, ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म होती है यूरोपियन मुक्त व्यापार संघ, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर भी जिनेवा में है। इसके बाद है ठीक है, EEC, ये शायद रिपीट हो गया है ना, EEC 2 बार आ चुका है, यूरोपियन आर्थिक समुदाय, ये अलग है। ठीक है, ये यूरोपियन आर्थिक समुदाय है। ठीक है, ये ECC यूरोपियन ऊर्जा आयोग है और ये EEC यूरोपियन आर्थिक समुदाय है। ठीक है, इसके अलावा जिनेवा के अंदर जो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा अपने पास जकार्ता, ठीक है, तो जकार्ता के अंदर जो आसियान है, ठीक है, ASEAN, ठीक है, जिसकी हिंदी फुल फॉर्म होती है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का एक संघ है आसियान, इसका हेडक्वार्टर जकार्ता में है। लंदन के अंदर एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है। ठीक है, इसके अलावा कॉमनवेल्थ, ठीक है, राष्ट्रमंडल का जो हेडक्वार्टर है वो भी लंदन में है। और फोर्थ ऑप्शन अपने पास मनीला, यहाँ पर ADB, ठीक है, ADB, जिसकी फुल फॉर्म होती है एशियन डेवलपमेंट बैंक या एशियाई विकास बैंक, इसका हेडक्वार्टर भी मनीला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, साहित्य, फिल्म, पत्रकारिता या फिर विज्ञान। ठीक है, तो इनमें से कलिंग पुरस्कार जो वर्तमान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, उनके पिताजी थे बीजू पटनायक, उनके द्वारा शुरू किया गया था 1952 में, और ये पुरस्कार यूनेस्को द्वारा दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। डी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अपना कि विलियम बेटिंग ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना किस वर्ष की थी? ठीक है, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज भारत का ये पहला मेडिकल कॉलेज था। ठीक है, और इसकी स्थापना की थी विलियम बेटिंग ने। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। 4 ऑप्शन दे रखे अपने पास कि 1835, 1845, 1825 या फिर 1830। ठीक है, तो लॉर्ड विलियम बेटिंग ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1835 में की थी। ए ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि साइंस का, ठीक है, साइंस का पार्ट है अपना। क्वेश्चन नंबर 16 है कि इनमें से कौन एक अधातु नहीं है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ब्रोमीन, पारा,
क्लोरीन या फिर ऑक्सीजन। ठीक है, इनमें से कौन एक अधातु नहीं है? तो सी ऑप्शन अपना करेक्ट, बी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर होगा, पारा। ठीक है, पारा एक धातु है लेकिन ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, जबकि ब्रोमीन ये अधातु है लेकिन ये भी लिक्विड स्टेट में ही पाया जाता है। ठीक है, और ये एकमात्र ऐसी अधातु है जो लिक्विड स्टेट में होती है। अगला क्वेश्चन है अपना कि द्रव की चतुर्थ अवस्था कौन सी है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, ठोस, तरल, प्लाज्मा या फिर गैस। ठीक है, तो इनमें से पदार्थ की जो चौथी अवस्था होती है वो प्लाज्मा, ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर होगा। ठीक है, पहली होती है ठोस, फिर तरल, फिर गैस और फिर प्लाज्मा। द्रव की पांचवी अवस्था भी होती है जिसको बोस-आइंस्टीन कंडक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, ये द्रव की पांचवी अवस्था होती है। अगला क्वेश्चन अपना कि अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, NH4Cl, NH4Cl2, NHCl2 या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अमोनियम क्लोराइड का जो रासायनिक फॉर्मूला है वो है NH4Cl, ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अपना कि शरीर का कौन सा अंग पोलियो से प्रभावित होता है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, यकृत, तंत्रिका तंत्र, आंखें या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो पोलियो से शरीर का जो प्रभावित अंग है वो है अपने नर्वस सिस्टम, या अपने पूरा जो तंत्रिका तंत्र है वो पोलियो से ग्रसित हो सकता है। ठीक है, अगर तंत्रिका तंत्र ऑप्शन नहीं है तो फिर हाथ पैर भी आ सकता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि पानी के जहाज की गति को मापने की इकाई क्या है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, नॉट, अश्वशक्ति, मीटर पर सेकेंड या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो पानी के जहाज़ों की जो गति है वो नॉट में नापी जाती है, ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अपना कि पानी का क्वथनांक कितना होता है? ठीक है, देखो क्वथनांक किसको बोलते हैं? एक ऐसा टेम्परेचर जहां पर पानी भाप बनकर उड़ने लग जाता है। ठीक है, तो पानी का जो क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पर अगर पानी को हम गर्म करेंगे तो वो फिर पानी लिक्विड से गैस के अंदर चेंज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि ताप बढ़ने पर ध्वनि के वेग में क्या परिवर्तन होता है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, वेग बढ़ता है, वेग घटता है, अपरिवर्तित रहता है या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखो टेम्परेचर बढ़ने पर ध्वनि का वेग हमेशा बढ़ता है, और अगर वायुमंडल में 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ेगा तो ध्वनि का वेग 0.61 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से बढ़ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपना कि लेड पेंसिल बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, ग्रेफाइट, लेड, कार्बन या फिर माइका। ठीक है, तो देखो लेड पेंसिल बनाने के लिए हमेशा जो लेड पेंसिल की जो नोक होती है उसके अंदर वो ग्रेफाइट की बनी होती है, ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर होगा। ठीक है, और ध्यान रखना भी, एक क्वेश्चन भी पूछा गया था कि लेड पेंसिल में लेड की मात्रा कितनी होती है? ठीक है, तो लेड पेंसिल में लेड की मात्रा 0% होती है, यानी उसके अंदर बिल्कुल भी लेड नहीं होता, उसमें ग्रेफाइट होता है या फिर लकड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि 1 किलो कैलोरी में कितनी कैलोरी होती है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, 100 कैलोरी, 1000 कैलोरी, 10 कैलोरी या फिर 10,000 कैलोरी। ठीक है, तो 1 किलो कैलोरी हमेशा 1000 कैलोरी के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर होगा। ठीक है, जबकि 1 कैलोरी के अंदर 4.2 जूल होते हैं। ठीक है, तो 1 किलो कैलोरी में कितने जूल होंगे? ठीक है, तो इसको 1000 से गुणा कर दो तो ये हो जाता है अपने पास 4200 जूल। अगला क्वेश्चन अपना कि सोने का रासायनिक सूत्र क्या है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, Ag, Au, Hg या फिर Fe। ठीक है, तो देखो सोने का जो इंग्लिश में सोने को गोल्ड कहा जाता है, लेकिन विज्ञान की भाषा में या लैटिन भाषा के अंदर सोने को गोल्ड नहीं कहते हैं। सोने का जो लैटिन नाम है वो ऑरम है। ठीक है, जिसका संकेत है Au। ठीक है, जबकि Ag चांदी का है, Hg पारे का है, जिसको विज्ञान की भाषा में हाइड्रोजन कहा जाता है, जबकि चांदी को अर्जेंटाइन कहा जाता है। और डी ऑप्शन अपने पास Fe फेरम। ठीक है, तो ये लोहे का रासायनिक सूत्र है या रासायनिक संकेत है। ठीक है, जबकि सोने का जो परमाणु क्रमांक है वो 79 होता है। अगला क्वेश्चन अपना कि अशुद्ध रक्त कहाँ बहता है? चार ऑप्शन दे रखे आपके सामने, धमनी, शिरा, गुर्दा या फिर फेफड़े। ठीक है, तो अशुद्ध रक्त हमेशा शिराओं में बहता है, जबकि शुद्ध रक्त धमनियों में बहता है। अगला क्वेश्चन अपना कि इनमें से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? चार ऑप्शन दे रखे, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर राइबोफ्लेविन। ठीक है, तो इनमें से कौन सा विटामिन है जो वसा के अंदर घुलनशील है? तो देखो वसा के अंदर 4 विटामिन घुलनशील है, ए, डी, ई और के।
ठीक है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये चारों ही विटामिन वसा के अंदर घुलनशील होते हैं, जबकि विटामिन बी और सी ये दोनों विटामिन ऐसे हैं जो जल में घुलनशील होते हैं, ठीक है। अब अपने पास डी ऑप्शन दे रखा अपने पास राइबोफ्लेविन, ठीक है। तो राइबोफ्लेविन विटामिन B2 को कहा जाता है, ठीक है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो राइबोफ्लेविन है, विटामिन B2 का, ठीक है। यहाँ पूछा है वसा में घुलनशील कौन सा होगा, तो सी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर होगा कि विटामिन डी है जो वसा में घुलनशील है। अगला क्वेश्चन अपना कि परमाणु का रासायनिक गुण किस पर निर्भर करता है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, संयोजकता, परमाणु क्रमांक, परमाणु भार या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो परमाणु का जो रासायनिक गुण है वो हमेशा उसके परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर पर निर्भर करता है। बी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अपना कि बायोगैस में कौन सी गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, एथेन, मीथेन, प्रोपेन और एसिटिलीन, ठीक है। तो बायोगैस या इसको गोबर गैस, ठीक है, भी कहा जा सकता है और इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा मीथेन की होती है, ठीक है। और मीथेन का फॉर्मूला CH4 होता है। और लास्ट क्वेश्चन है अपना साइंस का कि मानव शरीर में सबसे कठोर हिस्सा क्या होता है, ठीक है। अपने शरीर की जो सबसे कठोर भाग है वो क्या है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, डेंटाइन, केराटिन, इनेमेल या फिर हड्डी, ठीक है। तो इनमें से शरीर का जो सबसे कठोर हिस्सा होता है वो अपने दांतों पर एक परत होती है जिसको इनामिल कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर होगा। दांतों का इनामिल अपने शरीर का सबसे कठोर हिस्सा होता है। और अगर सबसे मजबूत हिस्से की बात करें तो सबसे मजबूत हिस्सा अपनी जो जबड़े की हड्डी होती है वो सबसे मजबूत होती है। थर्ड पार्ट अपना मैथ का, और मैथ का क्वेश्चन नंबर 31 है कि 16 और 20 के लिए तीसरा अनुपात ज्ञात करो, ठीक है। अब देखो तृतीय अनुपात ही कैसे पता करते हैं। अपने पास एक पद दे रखा है 16 और दो दे रखा है 20, ठीक है। अब देखो हम अगर हम बाह्य पदों का और आंतरिक पदों का गुणनफल करते हैं तो कम से कम 4 पद चाहिए और यहाँ कितने हैं 2। तो हमें क्या करना है, जो दूसरा पद है उसको दोबारा लिखो और चौथे पद को x मान के बाह्य पदों का गुणनफल आंतरिक पदों का गुणनफल कर दो। तो ये हो जाएगा अपने पास 16x बराबर 20 × 20। 16 गुणा में कहाँ चला जाएगा, भाग के अंदर। अब जो कट रहा है उसको काट दो, 4 से कटता है, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, फिर 4 से ये 5 बार और 5 को 5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 25। तो इसका जो तृतीय अनुपात है वो कितना होगा 25। बी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि 600 का कितना प्रतिशत 480 होता है। देखो जैसे सवाल लिखा हुआ है वैसे सवाल को नीचे जमा दो। इसने कहा 600 का मतलब गुणा कितना मतलब मालूम नहीं है, तो x% बराबर है 480, ठीक है। अब इस परसेंटेज के सिंबल को अगर हम हटाएंगे प्रतिशत के तो आधार क्या आएगा 100। देखो 2 0 से ये 2 0 कट गया और 6 से ये कटता है 8 बार 0 का 0। तो 600 का 80% कितना होता है 480। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अपना 12 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि पहले 2 लड़कों की औसत आयु 20 वर्ष है तो बाकी लड़कों की औसत आयु क्या होगी। देखो यहाँ पर लड़के फर्स्ट में कितने दे रखे हैं 12, जिनकी एवरेज कितनी है 15। तो उनकी जो टोटल उम्र है वो कितनी हो जाएगी, 12 को 15 से गुणा कर दो 180 साल। ये सभी 12 लड़कों की कुल उम्र है। अब इसने कहा कि इनमें से जो पहले 2 है उनका एवरेज 20 है तो उन 2 की कुल उम्र कितनी होगी 40 साल। अब देखो इसने कहा बाकी बचे हुए लड़के, तो अब बाकी कितने बचे हैं 10 और उम्र कितनी बची है उनकी 180 तो 12 की है और 40 2 की है, तो कितने बचे 10 लड़कों की जो उम्र है वो 140 बची हुई है। तो अब उनका औसत निकालना है। तो औसत क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो योग आ रहा है 140 और संख्या है 10, तो औसत क्या हो जाएगा 14 साल। ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि 2 संख्याओं का में से पे 119 और ले से पे 11,781 है। यदि उनमें से एक संख्या 1071 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, ठीक है। तो देखो इस टाइप के अगर सवाल में कभी भी आ जाए तो ध्यान रखना कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है। तो इसने कहा कि एचसीएफ में से पे एचसीएफ को बोलते हैं वो है 119, एलसीएम है अपने पास 11,781। एक संख्या 1071 है तो दूसरी क्या होगी x, ठीक है। इसको सरल कर लो, ये देखो गुणा में कहाँ चला जाएगा भाग के अंदर। तो ये हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा अपने पास 11,781 इंटू 119 बटा 1071, ठीक है। इसको काट दो और जो आंसर है वो अपना आ जाएगा। देखो सबसे पहले अगर हम इसको 3 से काटते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास
3 3 का 9, 1 बच गया, 3 5 15, 3 7 21 और ये हो जाएगा अपने पास 3 3 का 9 बच गया, 2 3 9 27 और 3 2 6 और 3 7 21। ठीक है, और कट रहा है 3 से, तो ये हो जाएगा अपने पास 3 एकम 3 एकम 3 बच गया अपने पास यहाँ 2 3 9 27 और ये हो जाएगा अपने पास 3 एकम 3 3 3 का 9 भाग टोटल 0 3 9 27 119 से ये 119 कट गया। क्या है आंसर अपने पास 1309। ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अपना कि एक व्यक्ति 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से शेयर करता है तो मीटर पर मिनट में चाल क्या है। देखो चाल क्या दे रखी है 9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 9 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब क्या हुआ कि वो 1 घंटे में 9 किलोमीटर जाता है। तो यहाँ लिखेंगे दूरी और यहाँ लिखेंगे समय। ठीक है, अब 9 किलोमीटर का हमें मीटर में पूछा है तो 9 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में हमेशा 1000 मीटर। तो 9 किलोमीटर में 9000 मीटर और मिनट में पूछा है तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, यानी वो 9000 मीटर की दूरी 60 मिनट में तय करता है जो सवाल में दिया हुआ है। पर मिनट का मतलब 1 मिनट में वो कितनी दूरी तय करेगा x, वैसे गुणा कर दो इसको तो 60x बराबर हो जाएगा 9000। ठीक है, 0 से 0 कट गया ये और 6 का भाग 900 में देते हैं तो 6 कम 6 3 6 5 30 0 का 0 यानी 150 मीटर की दूरी तय करेगा। ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 13 मीटर और आधार 5 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो एक समकोण त्रिभुज ये होता है, ठीक है, और इसका कर्ण है 13 और आधार है 5 और हमें इसका क्षेत्रफल पता करना है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, देखो यहाँ पर 1/2 इंटू आधार तो 5 दे रखा है लेकिन हमें इसकी ऊंचाई, ठीक है, ये जो लंब है ये हमें पता नहीं है। अब लंब कैसे पता करते हैं, इसको पाइथागोरस थ्योरम से पता करते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब कर्ण दे रखा है 13 का स्क्वायर, लंब है अपने पास मालूम नहीं है, लंब का स्क्वायर और आधार दे रखा है 5 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर 169 बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार है 5 का स्क्वायर 25। प्लस का इधर आएगा तो 169 माइनस 25 बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर और 169 में से 25 को अगर माइनस करेंगे तो ये बचेगा 144 बराबर लंब का स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे या रूट लगेगा और 144 का रूट क्या होता है 12। ठीक है, तो लंब कितना आया 12, तो यहाँ लंब ऊंचाई जो लंब के बराबर है तो ये हो जाएगा 12। अब इसको सरल कर लो, 2 का भाग 12 में 6 बार और 6 को 5 से गुणा किया तो 30 मीटर स्क्वायर उसका क्षेत्रफल होगा। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि एक समबाहुभुज में 10 भुजाएं हैं तो उसके प्रत्येक आंतरिक कोणों का मान क्या होगा। देखो किसी भी समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का मान निकालना है तो उसके लिए एक फॉर्मूला आता है 2n-4 इंटू 90, जहाँ n जो होता है वो भुजाओं की संख्या होती थी, n की वैल्यू कितनी हो गई 10, तो ये हो जाएगा अपने पास 2 इंटू 10 माइनस 4 इंटू 90। इसको सरल कर लो, देखो 10 दूना 20, 20 में से 4 गया तो 16 इंटू 90। ठीक है, और 16 को अगर हम 90 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास 16 9 144 0 का 0। अब ये है इसके सभी आंतरिक कोण, ठीक है, सॉरी प्रत्येक आंतरिक नहीं सभी आंतरिक कोणों का योग है। ठीक है, तो इसने कहा कि उसके प्रत्येक आंतरिक कोण का मान, ठीक है, तो इसके अंदर n का वापस भाग दे दो। यहाँ पर सभी आंतरिक कोणों का योग जो होता है सभी कोणों का योग वो 2n-4 इंटू 90 होता है, लेकिन यहाँ इसने पूछा है कि उसके प्रत्येक, ठीक है, प्रत्येक आंतरिक कोण यानी दो भुजाओं के बीच का हमें कोण पता करना है। तो इसमें n का यानी वापस 10 का भाग दे दो, 0 से 0 कट गया 140 डिग्री 144 डिग्री। ठीक है, तो उसके प्रत्येक आंतरिक कोण का मान क्या होगा 144 डिग्री। यहाँ इस फॉर्मूले के अंदर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम 2n-4 इंटू 90/n। ठीक है, तो ये दो भुजाओं के वजह से यहाँ पर दो भुजाओं के बीच का ये कोण है और अगर हमें सभी कोणों का योग निकालना है तो जो इसके अंदर जितने भी कोण है तो उसके लिए हम 2n-4 इंटू 90 का यूज़ करेंगे। अगला क्वेश्चन अपना कि कोष्टक x+3 और कोष्टक x+5 का गुणनफल क्या होगा। देखो इन दोनों को आपस में गुणा करना है, x+3 को गुणा करना है x+5 से। अब देखो अगर कोई दो संख्या कोष्टक में हो तो उनको आपस में कैसे गुणा करते हैं, सबसे पहले हम इसको इससे गुणा करेंगे, फिर इस संख्या को इससे गुणा करेंगे, फिर इस संख्या को इससे गुणा करेंगे और सेकेंड को सेकेंड से। ठीक है, अब सबसे पहले x को x से गुणा किया तो ये हो गया x²। ठीक है, x को +5 से गुणा करेंगे तो प्लस का 5x, तो ये फर्स्ट की संख्या दोनों से गुणा हो गई। फिर सेकंड की संख्या को फर्स्ट और सेकंड से गुणा करते हैं तो 3 को 1 से गुणा किया तो प्लस का 3x, क्योंकि दोनों प्लस किए तो प्लस का 3x आएगा।
और प्लस के 3 को प्लस के 5 से गुणा करेंगे तो प्लस का 15 आएगा। अब देखो ये दोनों जुड़ रहा है, ये हो जाएगा अपने पास x² प्लस 8x प्लस 15, ये इसका गुणनफल होगा। ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है अपना, राम और मुक्ता की आयु का अनुपात 3:5 है। ठीक है, देखो राम और मुक्ता की आयु का अनुपात क्या है, 3:5। तो हम इसको 3x मान लेते हैं, इसको 5x मान लेते हैं। 9 वर्ष बाद, देखो बाद की बात करेंगे तो दोनों के अंदर हम 9 साल जोड़ते हैं। इनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। इसको वजर गुणा कर दो और x की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, ये हो जाएगा 4 तिया 12x प्लस 4 नम 36 बराबर 5x को 3 से गुणा करेंगे तो 15x प्लस 9 तिया 27। x एक तरफ और नंबर अगर हम एक तरफ करते हैं तो ये 12x यहीं रहेगा, इधर आएगा तो माइनस का 15x और 27 वहीं रहेगा और माइनस का 36। ठीक है, 12x में से 15x गया तो माइनस का 3x और 27 में से 36 गया तो माइनस का 9। माइनस माइनस कैंसिल, 3 से 9 कटता है 3 बार, तो x की वैल्यू कितनी आई 3। 3 को 3x और 5x दोनों से गुणा कर दो तो ये जाएगा 3 3 का 9 और 3 5 15। मतलब राम की आयु 9 साल है और मुक्ता की आयु 15 साल है। ऑप्शन नंबर, यहाँ मुक्ता की पूछा है तो मुक्ता की आयु कितनी होगी 15 साल। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अपना कि किसी वस्तु को 540 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना उसे 452 रुपये में बेचने पर हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखो अगर किसी चीज़ को जितना एक दर पे बेचने पर जितना लाभ होता है उसी दूसरी दर पे बेचने पर उतनी हानि होती है, तो उसका अगर क्रय मूल्य निकालना हो तो क्रय मूल्य क्या होता है, जो दोनों विक्रय मूल्य दे रखे हैं जैसे 524 और 452, ठीक है, इन दोनों को जोड़कर इसका आधा कर दो, उसका विक्रय मूल्य में पता चल जाएगा। ठीक है, क्रय मूल्य में पता चल जाएगा। तो ये देखो अपने पास अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो 6, 7 और 9 डिवाइड 2। ठीक है, 2 से काट दो इसको, 4 बार 1 बच गया, फिर 6 बार 8 बार 1 बच गया, फिर 8 बार। तो वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना होगा 488। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर होगा। अगला सवाल है अपना कि किस दर से 500 रुपये का साधारण ब्याज 4 वर्ष में 40 रुपये बनता है, तो दर ज्ञात करनी है। अब देखो हमें दर पता नहीं है तो फॉर्मूला एक ही रखना अपने पास कि P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100 बराबर होता है SI। ठीक है, तो P है 500 रुपये, टाइम 4 साल का है, रेट हमें पता नहीं है आर अपॉन 100 और SI है इसका 40 रुपये, ब्याज 40 रुपये है। ठीक है, सरल कर लो इसको, 2 0 से ये 2 0 कट गए, 5 और 4 दोनों गुणा में है तो इनसे काट लो इसको या फिर भाग में बेचकर बाद में काट लो। तो R बराबर हो जाएगा 40/520। ठीक है, 20 से 40 कटता है 2 बार, तो दर क्या होगी 2%। भी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है अपना कि 0.333 ये कंटिन्यू चल रहा है, इसको साधारण भिन्न में बदलो। ठीक है, देखो यहाँ पर इसका मतलब होता है कि ये चलता जा रहा है, रुका हुआ नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसको रोकना है, और कैसे रोकते हैं कि जो नंबर रिपीट होता है उसको हटाकर जो नंबर रिपीट होता है उस पर बार लगा दो, तो ये हो जाएगा अपने पास 0.3। देखो रिपीट 3 हो रहा है तो 3 पर बार लगा दो। ठीक है, तो अब देखो अगर ये ऑप्शन होता तो अपना आंसर ये सही होता, लेकिन इसका जो आंसर पूछा है वो बार हटाकर पूछा है। तो अब बार को कैसे हटाते हैं, अगर एक नंबर के ऊपर बार है तो उसका बेस 9 आता है, 2 नंबर पे बार हो तो 99, 3 नंबर पे बार है तो 999 आता है। तो यहाँ पर एक नंबर पे बार है तो ये हो जाएगा पॉइंट और बार दोनों एक साथ हटते हैं 3/9। अब ये कटता है तो इसको काट सकते हैं, जैसे 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, तो इसका आंसर क्या होगा 1/3। सी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अपना कि एक परीक्षा में 400 विद्यार्थी पास हुए और 60% विद्यार्थी फेल हुए, तो कुल कितने विद्यार्थी है। ठीक है, देखो यहाँ पर 60% फेल हुए, फेल कितने हुए 60%। अब प्रतिशत का सवाल है तो हम कुल कितने मान के चलेंगे, विद्यार्थी 100 है, क्योंकि फेल 100 में से 60 हुए हैं, तो पास कितने हुए 40। ठीक है, अब इसने कहा कि 400 विद्यार्थी पास हुए, तो वास्तव में जो पास हुए वो 400 है, तो बताओ कुल विद्यार्थी कितने, तो कुल के नीचे x मान के इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये होगा अपने पास 40x बराबर 100 × 400। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 4 से 400 है। ठीक है, 0 से 0 कट गया और 4 से ये 40 10 बार, और 10 को अगर हम 100 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 1000। ठीक है, तो उस स्कूल के अंदर टोटल 1000 विद्यार्थी है। डी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन अपना कि यदि y की पावर 10 इंटू वाई की पावर 5 बराबर है y की पावर k इंटू वाई की पावर 2k, तो k की वैल्यू क्या होगी। देखो गुणा में अगर आधार समान हो तो हमेशा कहते जोड़ती है, ठीक है। तो यहाँ दोनों का आधार समान है, तो इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो y की पावर हो जाएगी 15, और इधर भी आधार समान है तो y की पावर k और 2k क्या होता है 3k। अब आधार बराबर है, इसको काट दो तो 3k किसके बराबर आ रहा है 15 के, और 3 से 15 कटता है 5 बार, तो k की वैल्यू कितनी होगी 5। ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है अपना कि किसी गोले की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr², ठीक है। तो 4 की जगह हम 4 लिखेंगे, पाई की वैल्यू हमेशा यहाँ 22/7, और रेडियस कितनी देर की है इसकी 14 सेंटीमीटर, तो इसको लिखेंगे हम 14 का स्क्वायर यानी 14 इंटू 14। अब इसको सरल करेंगे तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें पता चल जाएगा, 7 दूना 14, बाकी जो बचा उनको गुणा कर दो तो ये हो जाएगा अपने पास 22 चौक 88 इंटू 14 दूना 28, और 88 को अगर हम 28 से गुणा करेंगे तो आएगा अपने पास 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर होगा। फोर्थ पार्ट है अपना रीजनिंग का। रीजनिंग का क्वेश्चन नंबर 46 है कि इस सीरीज का अगला पद ज्ञात करो, ठीक है। AN BO CP और DQ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट में अपने पास सीरीज शुरू हो रही है ABC, ठीक है, और D, ठीक है। तो D के बाद क्या आएगा अपने पास E, ठीक है, कंटिन्यू चल रही है तो ABCDE, और सेकंड वाली सीरीज है वो NOPQR, ठीक है। तो ये भी कंटिन्यू चल रही है, तो जो आंसर है वो क्या आ रहा है ER। ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अपना है कि यदि कैसल को SAC LAU कोड में लिखा जाता है तो मैट्रिक को क्या कोड में लिखा जाएगा, ठीक है। देखो अगर हम इस वर्ड को ध्यान से देखते हैं तो इसी वर्ड को यहाँ घुमा फिरा के लिखा गया है, ठीक है। देखो CAS का यहाँ लिख रहा है SAC, मतलब फर्स्ट के 3 वर्ड को उल्टा करके यहाँ लिख दिया, फिर सेकंड के 3 वर्ड को उल्टा करके यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो सेम काम हमें यहाँ करना है। फर्स्ट के जो 3 वर्ड है MAT यानी इसको लिखेंगे TAM, और RIC को लिखेंगे CIR, ठीक है। तो देखो यहाँ पर TAM CIR, ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि श्रृंखला में रिक्त पद में आने वाली संख्या क्या होनी चाहिए, ठीक है। एक सीरीज दे रखी है 101 100 96 87 71, ठीक है। इसका अगला पद क्या होगा। तो देखो अपने पास 101 के बाद 100 आ रहा है, यानी सीरीज नेगेटिव में चल रही है। कितना नेगेटिव गया 1 माइनस किया, ठीक है। 100 का 96 तो यहाँ 4 माइनस किया, 96 का 87 यहाँ 9 माइनस किया, ठीक है। 87 का 71 तो यहाँ पर 16 माइनस किया। अब देखो 1 4 9 16 सारे क्या होते हैं स्क्वायर नंबर है, तो 1 2 3 4 के बाद 5 का स्क्वायर जो क्या होता है 25, वो हमें माइनस करना है। 71 में से अगर हम 25 को माइनस करेंगे तो देखो यहाँ पर 71 माइनस 25, 11 में से 5 गया तो 6, और 6 में से 2 गया तो 4, यानी इसका जो अगला पद है वो क्या आएगा 46। डी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है कि भिन्न शब्द ज्ञात कीजिए। 4 ऑप्शन है आपके पास, पाठक, लेखक, रिपोर्टर और प्रकाशक, ठीक है। इनमें से एक अलग है, उस अलग का चयन करके आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर इसका जवाब देंगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आपका कि शब्द THEAW के अक्षरों से एक अनाज का नाम बनता है जिसका अंतिम अक्षर क्या होगा। देखो इसको अगर हम सही व्यवस्थित क्रम में लिखेंगे तो इससे एक अनाज का नाम बनता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर हम देखते हैं अनाज की बात कर रहा है तो अनाज के अंदर प्रमुख व्हीट यानी गेहूं आता है, ठीक है। और व्हीट की जो स्पेलिंग है वो क्या है WHEAT, ठीक है। तो इसके अंदर इसने पूछा है कि बताओ उसका अंतिम अक्षर क्या होगा। तो देखो व्हीट का अंतिम अक्षर क्या है T, तो यानी ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर होगा। इसी से रिलेटिव एक मैं आपको वर्ड देता हूं बुकला, ठीक है। अगर इस वर्ड को अगर हम सही व्यवस्थित क्रम में जमाएंगे तो किसी देश की राजधानी बनती है, तो बताओ उसका पहला वर्ड क्या होगा, ठीक है। ये आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपको राजधानी याद होगी तो 1 मिनट में इसका आंसर 1 सेकंड में इसका आंसर आप दे सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और नए हो चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपनी तैयारी जारी रखो क्योंकि आपके एग्ज़ाम की डेट कभी भी घोषित हो सकती है, ठीक है। और ये जो भ्रम फैला रहे हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल होगा, ऐसा नहीं होता है। एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगा, आपका एग्ज़ाम 101% होगा।